बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी टेस्ट क्लास। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर शाहिद बशीर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एंटी टेस्ट से रेलिवेंट जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारी सेकेंड ईयर की बुक से बिलोंग करते हैं और टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। तो चले आए बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, एनालिटिक ज्योमेट्री में हम एनालाइज करते हैं ज्योमेट्रिक फिगर्स को न्यूमेरिकली। फॉर एग्जांपल देखिए, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में अगर मैं इस ज्योमेट्रिक फिगर को रखता हूं तो हम एनालाइज कर सकते हैं, हम इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, इसकी स्टीपनेस क्या होगी और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने को हम कहते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ मेन टॉपिक्स पढ़ने लगे हैं और इन पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चले आए कुछ बेसिक डेफिनेशन पे बात शुरू करते हैं। अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन हो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे सारे पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका जो लोकस होगा ग्राफ ऑफ द इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए वो तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन जो उसको सेटिस्फाई करते हैं उनका लोकस जनरेट किया जाता है, तो उसके ग्राफ को, उसके कर्व को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इस एग्जांपल में देखिए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c -1,1 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो ये पॉइंट इसमें पुट किया जा सकता है। हम ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे, मतलब x की जगह -1 और y की जगह 1। ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, अगर मैं y की जगह 1 पुट करता हूं और x की जगह -1 तो ये -3/2 बनेगा। और यहां से c की वैल्यू निकालने के लिए इसको लेफ्ट शिफ्ट कीजिए, 1 + 3/2 इक्वल टू c, तो 5/2 c की वैल्यू आती है जो इसकी ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हम प्लेन को डिफाइन करने लगे हैं। प्लेन जो है वो इनफाइनाइटली लार्ज फ्लैट सरफेस को कहते हैं, इसे हम स्ट्रेट सरफेस भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन कर्व्स पे बात कर लेते हैं, जैसे सर्कल, जैसे लाइन, पैराबोला, एलिप्स। ये सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स को न्यूमेरिकली एनालाइज करने के लिए हम प्लेन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम। डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के बाद ही हम ज्योमेट्रिक फिगर्स को न्यूमेरिकली एनालाइज कर पाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे डिफाइन किया जाता है? एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाती है, एक फिक्स्ड वर्टिकल लाइन होती है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जिन पॉइंट्स पे मीट करती हैं उनको ओरिजिन कहते हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है -∞ से +∞ तक, ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। सेम इज द केस विद द वाई एक्सिस, वो भी रियल लाइंस को बिलोंग करता है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑल ऑर्डर पेयर्स x, y सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये इस प्लेन को जनरेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक फ्लैट सरफेस पर R2 यानी कि तमाम ऑर्डर्ड पेयर जिसके कोऑर्डिनेट्स रियल नंबर्स को बिलोंग करें उनको हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे बात करने लगे हैं। यानी कि जब हमने R2 को डिफाइन किया, यानी कि एक प्लेन स्ट्रेट सरफेस को डिफाइन किया, तो इसमें बनने वाले तमाम पॉइंट्स की लोकेशन पर हम बात करने लगे हैं। नंबर 1, हमें ये कहा जा रहा है कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो हमारा ओवरऑल प्लेन 8 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिनमें पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। इसके अलावा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस शामिल है। तो उन पर हम कुछ डिटेल में डिस्कशन करने लगे हैं। देखिए, नंबर 1 में कहा जा रहा है कि अगर एक्स पॉजिटिव हो, वाई पॉजिटिव हो, तो वो पॉइंट जो है वो पहले क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। ये भी याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको हम एब्सिसा कहते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली ये पॉइंट क्वाड्रेंट नंबर 1 को बिलोंग करेगा। इसी तरह से सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि अगर एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। एक्स के नेगेटिव और वाई के नेगेटिव होने पे थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। ये तमाम लोकेशंस बताने के बाद हम इस पे आते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर x 0 हो तो ये y एक्सिस की होल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हम बात करें y नेगेटिव की
तो y नेगेटिव जो है वो x एक्सिस के नीचे होता है, इसका मतलब है ये नेगेटिव y एक्सिस की बात की जा रही है। मतलब अगर सवाल में ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ आए और वो लोकेशन पूछे तो हम कहेंगे कि तमाम पॉइंट्स जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो बिलोंग करेंगे पॉजिटिव x एक्सिस को, मतलब कि जिनमें x ग्रेटर देन 0 है और y इक्वल टू 0 है। y इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाला पोर्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डायरेक्टेड डिस्टेंस पे बात करते हैं। डायरेक्टेड डिस्टेंस में भी स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस ही फाइंड करते हैं लेकिन साथ इसके डायरेक्शन असाइन कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस बनाया जाए और मैं दो पॉइंट्स लोकेट करता हूँ, एक P1 और एक पॉइंट P2, अगर ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस भी 4 है तो डायरेक्टेड डिस्टेंस -4 हो जाएगा, यानी कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे क्योंकि x नेगेटिव होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैंने असाइन की वो माइनस के साथ की, तो इसलिए हम कहते हैं कि P2 का जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है वो -4 है और P1 का जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है वो +4 है। जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं तो इस पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y मॉड है और x एक्सिस से जो डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा उसमें हम मॉड नहीं लगाएंगे, जो साइन होगा एक्चुअल वैल्यू भी उसी साइन को कंटेन करेगी। तो चलें एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि फर्ज कीजिए कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, -4 हैं। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है तो डिस्टेंस इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो आंसर आप +4 बताएंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि इस पॉइंट का x एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस क्या है तो उसकी वैल्यू -4 होगी। एक और बात ध्यान में रखिए, जब किसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो y कोऑर्डिनेट के इस्तेमाल से आप अपना आंसर बताएंगे और अगर किसी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप x कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा का इस्तेमाल करेंगे। तो आई रिपीट, अगर इस गिवन पॉइंट के लिए मैं आपसे ये कहता हूं कि इसका x एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस क्या होगा तो क्योंकि मैंने x एक्सिस बोला आप y कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करेंगे और आंसर बताएंगे -4। और अगर मैं ये कहता हूं कि इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा तो डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो जब आप वो फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आप बताएंगे +3। जरा आप गौर कीजिएगा, एक स्टेटमेंट में बोलने लगाऊं और उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर करेंगे। द ऑर्डिनेट ऑफ अ कोऑर्डिनेट इज इट्स डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम विच लाइन, x एक्सिस और y एक्सिस। तो नोट कीजिए कि जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं x, y, इसका जो ऑर्डिनेट है वो ये है, तो ऑर्डिनेट ऑफ अ कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका ऑर्डिनेट y जो है ये किसके साथ इसका डायरेक्टेड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो y कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से डिस्टेंस को शो करता है। मसलन इसी सवाल में अगर मैं आपसे ये कहता कि इस पॉइंट के ऑर्डिनेट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है तो आप कहते हैं कि जो ऑर्डिनेट है इसका x एक्सिस से डिस्टेंस +4 होगा और डायरेक्टेड डिस्टेंस -4 होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पर। अगर हमें दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला देखिए, दोनों के एब्सिसास को माइनस करके स्क्वायर कर दें, फिर दोनों के ऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर करें, सम करें और स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आती है। क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए डिस्टेंस फाइंड कैसे करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम यहाँ पे करते हैं। सपोज करें कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1,4 हैं, एक और पॉइंट सपोज करें Q जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,5 हैं। अगर हमें P से Q तक डिस्टेंस फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर आपने दो एक्सप्रेशन लिखने हैं। पहला एक्सप्रेशन बनेगा कि दोनों के एब्सिसास को माइनस कीजिए, 3 - 1 2 बनता है और 2 पे स्क्वायर ले लें, प्लस अब दोनों के ऑर्डिनेट्स को माइनस करें तो 5 - 4 1, यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब हम ये करेंगे कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 स्क्वायर 4 आता है, 4 + 1 5 है, तो इसका मतलब है आंसर आया स्क्वायर रूट 5। तो दो पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिखे थे उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 5। तो आई रिपीट, जब भी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे, आप दोनों के एब्सिसास को माइनस करके स्क्वायर करेंगे, दोनों के ऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर करेंगे और सम करके स्क्वायर रूट करेंगे ओवरऑल एक्सप्रेशन पर, तो आपके पास डिस्टेंस का आंसर आएगा। जब भी हम रेक्टिलिनियर ज्योमेट्रिक फिगर्स की बात करते हैं तो उनकी शेप्स की नेचर देखने के लिए, उनके डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करने के लिए, वो किस तरह की ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। इसलिए इस पे जितनी अच्छी हमारी ग्रिप होगी उतने बेहतर तरीके से इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस को हम एवेल्युएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स
अब हम एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले पे बात करने लगे हैं। अब हम देखने लगे हैं कि अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो इसका इस्तेमाल करते हुए किस किस तरह के क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स पर। अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। मसलन अगर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट भी इसी के लाइन ऑफ एक्शन पर ही आ रहा है तो ये कोलिनियर कहलाते हैं। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो स्टूडेंट्स ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस ऑब्वियसली बराबर होगा ए से सी तक का डिस्टेंस, जैसे कि इस इक्वेशन में दिखाया गया। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन में नहीं आते, इसकी काउंटर एग्जांपल में देखिए। फर्ज करिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट इसके लाइन ऑफ एक्शन की बजाय यहां पर आ रहा है, तो फिर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे बल्कि ट्राइंगल को जनरेट कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो फिर एप्लीकेशन क्या हुई? अगर हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम तीनों डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे। अगर कोई से 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो 3 गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। सेकंड वन, ट्राइंगल्स पे बात करने लगे हैं। आपको पता है ट्राइंगल्स की डिफरेंट शेप्स हैं, उनकी डिफरेंट नेचर है। ट्राइंगल आइसोसेलेस भी होती है, राइट भी होती है, ऑब्लिक भी होती है, एक्यूट भी होती है, ऑब्ट्यूज भी होती है। तो उन्हीं पर हम डिटेल में बात करने लगे हैं। हम ये सीखने लगे हैं कि जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है इसको अप्लाई करते हुए हम ट्राइंगल की नेचर को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले राइट एंगल, एक्यूट या ऑब्ट्यूज। कोई भी ट्राइंगल अगर राइट है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है तो वो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। इन 3 कंडीशंस में स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल ए बी सी है ये इसकी इन रेलिवेंट साइड्स की लेंथ को यानी कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोबारा देखिए, जब हम कंसीडर करते हैं ना अ ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन, इसका मतलब होता है कि इसके वर्टिसेस ए बी सी सपोज करने के बाद इनके सामने वाली साइड्स की जो लेंथ होती हैं वो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है। तो इन फॉर्मूलाज में जो ए बी सी इस्तेमाल हो रहे हैं वो इन साइड्स की लेंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला की। अगर हमें किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हो तो डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और ट्राइंगल की नेचर को एनालाइज करने के लिए भी हमें अक्सर ट्राइंगल की साइड्स ही की जरूरत होती है। सम केसेस में हम स्लोप्स का इस्तेमाल भी करते हैं, सम केसेस में लाइन की इक्वेशन भी मैटर करती है। बहरहाल हम अब जो टॉपिक पढ़े हैं वी आर कंसर्न विद द डिस्टेंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए ए बी और सी फाइंड कर लिया करेंगे। तो फर्ज कीजिए हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे, हमने डिस्टेंस फॉर्मूलाज लगाए और अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है वो तीनों साइड्स की लेंथ है। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर कोई सी 2 साइड्स की लेंथ के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के बराबर हो तो हम कहते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ऐसा हो कि कोई सी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर से बड़ा हो तो उस सूरत में ये एक्यूट ट्राइंगल बनती है। और ऑब्ट्यूज तब बनेगी जब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, यानी कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने देखा कि ट्राइंगल की इस नेचर को बताने के लिए भी कि ये राइट है या एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल किया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, ऑल यू नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 इक्वल साइड्स एंड 3 इक्वल एंगल्स। ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए ये चेक कर सकते हैं कि गिवन ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं वो इक्वल ट्राइंगल जनरेट करें कि नहीं करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको 3 वर्टिसेस गिवन हो, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तीनों डिस्टेंसेस निकाल लें और वो डिस्टेंसेस बराबर आए तो हमें पता चल जाएगा कि वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से अगर ए बी के बराबर आ जाए, बी सी के या सी ए के, मतलब ये कोई सी 2 साइड्स की लेंथ सेम आ जाए तो उस सूरत में जो ट्राइंगल बनेगी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। इसी तरह से स्केलीन ट्राइंगल क्या होती है कि इसकी तीनों साइड्स अगर बराबर ना आए तो हम कहते हैं कि स्केलीन ट्राइंगल है। इसी तरह से ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ए प्लस बी प्लस सी। जब भी हम कोई ट्राइंगल जनरेट करते हैं तो उसकी कोई सी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से या तो बड़ा होता है या बराबर है। ये मुमकिन नहीं है कि किसी ट्राइंगल के लिए 2 साइड्स का सम तीसरी से छोटा आ जाए। मसलन अगर फर्ज कीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूं जिसमें मैं आपसे कहता हूं 3, 4 और 9 ये ट्राइंगल की 3 साइड्स की लेंथ्स हैं, तो आप ये कहेंगे कि हो ही नहीं सकता कि अगर ये ट्राइंगल की 3 साइड्स की लेंथ होती तो इन 2 साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से छोटा हो जाता। क्योंकि ये साइड्स का सम तीसरी से छोटा है तो हमारा आंसर होगा कि ये ट्राइंगल ही नहीं बन रही। बजाय इसके कि हम चेक करें
कि इनमें से कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर बता दें, हम ये कह देंगे कि ये ट्राइंगल ही नहीं बन रही। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाने लगें, अगर आपको 3 साइड्स की लेंथ गिवन हो तो इस ट्राइंगुलर इनक्वालिटी से चेक कर सकते हैं कि वो ट्राइंगल बन भी रही है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एनालिटिक ज्योमेट्री के इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी, ये वर्टिसेस हैं एक ट्राइंगल के, और वो कह रहा है कि जो ट्राइंगल बनेगी क्या इक्विलेटरल होगी, आइसोसेलेस होगी, स्केलीन होगी या राइट आइसोसेलेस होगी। तो मैंने कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए अगर आप ए बी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आंसर 73 आता है, अगर बी सी स्क्वायर फाइंड करते हैं तो आंसर 46 आता है और 146, और अगर सी स्क्वायर फाइंड करते हैं तो आंसर 73 आएगा। अब फाइंड करके देखते हैं। ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले आप दोनों के एब्सिसेस को माइनस कीजिए, 7 + 1 8, यहाँ पे 8 स्क्वायर आ जाएगा। फिर ऑर्डिनेट्स को माइनस कीजिए, 5 - 2 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा और इस पे स्क्वायर रूट ले लीजिए। दिस विल इंप्लाइज दैट 64 + 9 स्क्वायर रूट एंड इट्स स्क्वायर रूट 73, और आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए। तो ये एक्सप्रेशन में देखें आपको जो वैल्यू बताई गई थी वो हमने फाइंड कर ली, यानी कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू 73 के इक्वल आ रही है। इसी तरह से बाकी दो वैल्यूज आप फाइंड करेंगे तो बी सी का स्क्वायर 146 आएगा और सी ए का स्क्वायर 73 आएगा। तो अभी हमने ट्राइंगल की नेचर के लिए जो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, देखते हैं ये जो वैल्यूज हमने फाइंड किए हैं ये किस टाइप पे पूरा उतर रही हैं। तो देखिए क्योंकि ए बी स्क्वायर 73 है और सी ए स्क्वायर 73 है, दो साइड्स की लेंथ बराबर होने पर हम इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। मोर ओवर आप देख सकते हैं कि इन दोनों के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्टूडेंट्स हम टॉपिक पढ़े हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हमने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए 3 गिवन पॉइंट्स के कोलिनियर होने या ना होने के बारे में हम इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने करंटली बात की ट्राइंगल पर, और हमने देखा कि ट्राइंगल की नेचर को एनालाइज करने के लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल पर, और हम देखेंगे जो क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट शेप्स होती है, जिसमें रोम्बस है, जिसमें पैरेललोग्राम है, जिसमें स्क्वायर है, जिसमें काइट आती है। तो उनकी नेचर को किस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, अ क्वाड्रिलेटरल विद 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि अगर दो साइड्स पैरेलल हो जाएं तो उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। दूसरी में कहा जा रहा है कि अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और तीसरी में कहा जा रहा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट्स क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इन तीनों डेफिनेशन में से हम देखते हैं कि हमें सूट कौन सी डेफिनेशन करेगी। पहली डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल विद 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जब दो साइड्स पैरेलल होती हैं तो उनका पैरेलल होना या ना होना हम चेक करते हैं उनकी स्लोप से। अगर इनकी स्लोप्स बराबर आ जाती हैं तो हम कहते हैं साइड्स पैरेलल हैं। लेकिन क्योंकि हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की, तो हमें ये दूसरी डेफिनेशन सूट करेगी कि अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है तो अपोजिट साइड्स की लेंथ हम फाइंड करेंगे बी सी की और ए डी की। अगर फर्ज कीजिए कि ये लेंथ की वैल्यू 4 आ रही है और ये लेंथ भी 4 आ रही है, ये लेंथ 5 है और ये लेंथ भी 5 है, तो हम कह देंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है? चारों साइड्स के डिस्टेंस फाइंड करने हैं। अगर अपोजिट साइड के डिस्टेंसेस सेम हो तो हमारा डिसीजन होगा कि जो डायग्राम बन रही है ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्लोप्स। जब हम स्लोप्स फाइंड करना सीख लेंगे तो स्लोप्स की मदद से जब हमें पता चल जाएगा कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो फिर हम ये डिसीजन दे सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। रोम्बस की डेफिनेशन के मुताबिक ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो स्टूडेंट्स अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस गिवन हो, मतलब ए बी सी और डी, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम चारों डिस्टेंसेस निकाल लेंगे। जब चारों साइड्स की लेंथ आ जाएगी और फर्ज कीजिए लेंथ सेम आती है तो हमारा डिसीजन होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस को रिप्रेजेंट कर रही है। रोम्बस के लिए वो ये कहता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 के एंगल पर
बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मींस के दरमियान से काटना। यहां उसने कहा था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये कंडीशन नहीं थी कि 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, सिर्फ ये दरमियान से कट करेंगे। अगर ये डिस्टेंस 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल के बारे में कहा जा रहा है कि ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल, यानी कि रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 के होते हैं। क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि चारों एंगल्स फाइंड करें। वैसे आपको याद होगा कि एनालिटिक ज्योमेट्री में एंगल्स फाइंड करने के लिए हम डिपेंडेंट होते हैं उसकी लाइंस की स्लोप के। बहरहाल क्योंकि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम इसकी अदर डेफिनेशन में जाते हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये डेफिनेशन हम इस्तेमाल करेंगे कि इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो जब हम अपोजिट साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे 4 सपोज करें ये लेंथ 6 आती है और ये लेंथ भी क्या आती है 6, और सेकेंडली हम चेक करेंगे कि ये राइट एंगल है कि नहीं, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होना चाहिए। ये दो कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पर हमें पता चल जाएगा कि जो क्वाड्रिलेटरल गिवन थी ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करी है या नहीं करी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और इस क्वाड्रिलेटरल के रिमेनिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट डेफिनेशन स्क्वायर की है। स्क्वायर की डेफिनेशन में जब हम डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसकी चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है, जबकि इसके जो डायगोनल्स हैं ये भी इक्वल लेंथ के होते हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई होता है। मतलब ये कि जो स्क्वायर की शेप होती है, अगर इसके हमें चारों वर्टिसेस गिवन हो, इन चारों वर्टिसेस का इस्तेमाल करते हुए इसकी साइड के जब डिस्टेंसेस निकालेंगे वो सेम आएंगे। मतलब अगर एक डिस्टेंस 4 आया है तो बाकी की लेंथ भी 4 आएगी। मोर ओवर कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी ये पाइथागोरस थ्योरम को ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए चारों डिस्टेंसेस निकालकर और पाइथागोरस थ्योरम को चेक कर हम देख सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही। यहां पर आप ये बात याद रखिएगा कि जो स्क्वायर है ये रोम्बस को भी रिप्रेजेंट करता है, ये पैरेलग्राम को भी रिप्रेजेंट करता है और ये रेक्टेंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। वो इस तरह से कि अगर यहां पर हम एक स्क्वायर बनाते हैं तो पैरेलल की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, वो पूरी सेटिस्फाई हो रही है। पैरेलग्राम में हमने कहा था कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो पैरेलल हैं। रोम्बस में हमें कहा था कि इसकी चारों साइड्स की लेंथ सेम होती हैं, वो लेंथ भी सेम है। रेक्टेंगल में हमने कहा था कि अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होती हैं और एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो वो भी बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर है ये पैरेलग्राम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेक्टेंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रोम्बस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं काइट की। काइट के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसी रेक्टिलिनियर 4 साइडेड फिगर है जिसके 2 पेयर्स एडजेसेंट साइड्स के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 एडजेसेंट साइड्स हैं और ये 2 भी एडजेसेंट साइड्स हैं, तो एडजेसेंट साइड्स की लेंथ सेम है। लेकिन बात ये है कि अगर हमें 4 पॉइंट्स गिवन हो तो इन चारों पॉइंट्स को देखते हुए हम कैसे एनालाइज करेंगे कि ये काइट बन रही है। हमने ये करना है कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए तक जब हम डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे तो सपोज करें ये डिस्टेंसेस की नेचर ये है, तो उसको देखकर हम डिसाइड करेंगे कि काइट बन रही है। क्योंकि जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम आ रही है तो ये फिगर काइट को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें 4 पॉइंट्स गिवन है और वो पूछ रहा है कि चारों पॉइंट्स जो रेक्टिलिनियर 4 साइडेड फिगर बनाएंगे वो किस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी नेचर क्या होगी। क्या वो पैरेलग्राम है, क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो रोम्बस है या वो स्क्वायर है। इसको देखने के लिए सबसे पहले तो हमें चारों डिस्टेंसेस फाइंड करने पड़ेंगे। तो वो हम फाइंड करते हैं। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह से, सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट्स में एब्सिसस को माइनस कीजिए। 5 + 2 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। उसके बाद 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर 49 + 1 जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर रूट 50 बनाएगा। दूसरा डिस्टेंस फाइंड करते हैं बी से लेकर सी तक का। बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल कीजिए। -3 + 2 तो 1 आ जाएगा और उसके बाद -4 - 3 -7 का स्क्वायर जो 49 बनेगा। तो इसकी वैल्यू भी स्क्वायर रूट 50 ही आएगी। थर्ड वन की तरफ चलते हैं। सी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 - -3 7 बनेगा। 7 का स्क्वायर 49 -5 + 4 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड हियर अगेन वी हैव आंसर स्क्वायर रूट 50।
एंड फाइनली द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी कैन बी फाइंड अगेन बाय दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, और फॉर्मूला हम लगाएंगे कैसे, 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, और 2 + 5 7, 7 स्क्वायर इज 49, अगेन वी हैव स्क्वायर रूट 50। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूले ने हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि इसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है, यानी कि ये रोम्बस बन गई। रोम्बस बनने के बाद फर्दर चेक करेंगे कि क्या ये स्क्वायर को भी रिप्रेजेंट करती है। ये स्क्वायर तब बनेगी जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगा, और वो किस तरह से कि जब आप ए बी सी डी को लेकर एक स्क्वायर बनाते हैं तो आपको ये ए सी डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, और ए बी सी को लेकर जो ट्राइंगल बनती है इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होना चाहिए। तो चलें आए ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल होंगे। सो ए सी डिस्टेंस कैन बी फाइंड दिस फॉर्मूला, 5 + 3 8 का स्क्वायर, और 2 + 4 6 स्क्वायर। सो योर आंसर इज 64 + 36 which is equal to square root 100। आप नोट कीजिए, अगर आप ए बी की डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं तो वो 50 आता है, मैं यहां पे स्क्वायर्स लिख रहा हूं, और अगर आप बी से सी तक के डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी 50 आता है, और अगर आप ए से सी तक के डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं वो 100 आता है। तो दो साइड्स के स्क्वायर के डिस्टेंसेस का सम तीसरी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब ये जो रोम्बस थी ये रिड्यूस हो चुकी है टूवर्ड्स अ स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, उसे रिमूव करते हुए इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रेशियो फॉर्मूला पर। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो तो दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन पर एक और पॉइंट फाइंड करने के लिए जिसके लेफ्ट और राइट की रेशियोज भी पता हो, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फर्ज करें वो दो पॉइंट्स ए और बी हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं। ए और बी के ज्वाइन में एक पॉइंट P है जो इसको K1 और K2 की रेशियो में डिवाइड करता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं इस रेशियो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। रेशियो फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। P के कोऑर्डिनेट्स को जनरेट करने के लिए ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, इसका एब्सिसा किस तरह से फाइंड किया गया। K2 को x1 से मल्टीप्लाई कीजिए, K1 को x2 से, इनको सम करें और डिवाइड कर दें इसकी रेशियो के सम से। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका एब्सिसा फाइंड कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट्स के एब्सिसा ही इस्तेमाल होंगे। हम K1 को x2 से, K2 को x1 से मल्टीप्लाई करके इसके न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, जबकि डिवाइड कर देंगे इसकी रेशियो के सम से। यही काम हम y कोऑर्डिनेट, जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, उसके लिए भी करेंगे। क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे जो रेशियो है इसको पहले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करें और इसको y1 ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें और डिवाइड कर दें K1 + K2 से। ऐसा करने से हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये केस जो हम पढ़े हैं इसमें आप नोट कीजिए, P जो है वो A और B के ज्वाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। एक क्वेश्चन की मदद से देखते हैं। वो कहता है कि K की वैल्यू फाइंड कीजिए अगर ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ज्वाइन ऑफ A एंड B इन K/3। आप देखिए कि इस रेशियो में उसने एक नंबर अननोन रखा है और इस नंबर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सिंपली जब हम रेशियो फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बता रहा है, तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि या तो हम इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें या y, दोनों में से K की वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन x कोऑर्डिनेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, हम 1 के साथ चलते हैं, यानी कि y कोऑर्डिनेट इस रेशियो फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। रेशियो फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो देखिए, लेफ्ट साइड के नंबर को आप राइट साइड के ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम y फाइंड कर रहे हैं। तो -2k, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे +9 आएगा। तो -2k + 9, और डिनोमिनेटर में आप रेशियोज का सम करेंगे जो k + 3 बनता है, और इसको इसके y कोऑर्डिनेट, जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, उसके बराबर लिख दीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और k की वैल्यू निकालें। k की वैल्यू 2 आती है, और इसका मतलब है हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बी ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, अब हम रेशियो फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे एक्सटर्नली कंडीशन के लिए। इसमें क्या होता है ये देखिए,
कि फर्ज करें कि एक पॉइंट ए है, एक और पॉइंट है बी, ये रहा ए और बी का ज्वाइन। अब ए और बी के ज्वाइन को कोई पॉइंट एक्सटर्नली इस तरह से कट कर सकता है कि अगर ए से लेकर पी तक की जो रेशियो है वो 6 है, बी से लेकर पी तक की जो रेशियो है वो 4 है, और इस रेशियो को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 आएगा। तो हम कहते हैं कि पॉइंट पी ए और बी के ज्वाइन को एक्सटर्नली कट कर रहा है इन दिस रेशियो 3:2। इसमें फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये फॉर्मूला है। इसमें एक और चीज़ भी नोट कीजिए, हम डायरेक्टेड डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जब ये पॉइंट P इसको इंटरनली कट कर रहा था तो A से P तक की डायरेक्शन P से B तक की डायरेक्शन सेम थी। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टेड डिस्टेंसेस हैं वो सेम है, यानी कि इनकी जो रेशियोज हैं उनके साइन भी सेम होंगे। लेकिन नोट कीजिए, P से B तक की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दिया जाए इस तरह से, पहले A था उसके बाद P था, लेकिन जब हमने इसको फ्लिप कर दिया तो यहां पर आ जाएगा B और यहां पर आ जाएगा P। अब डायरेक्शन रिवर्स हो गई, A से लेकर B तक और P से लेकर B तक ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब है जो इसकी रेशियोज होंगी उनके साइंस अपोजिट हो जाएंगे, ये डायरेक्टेड डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव के साथ आ जाएगा। यही वजह है कि जब इसका हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो K1 और -K2 रेशियो के साथ है। इंटरनली और एक्सटर्नली का फॉर्मूला तकरीबन सेम है, सवाए इसके कि इसके इन बिटवीन प्लस की बजाय हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ आएगा K1x2 -K2x1 ओवर K1 -K2 और K1y2 -K2y1 ओवर K1 -K2, और K1 K2 आर बोथ नॉट इक्वल, क्योंकि अगर ये इक्वल होंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। एक क्वेश्चन की मदद से देखते हैं, वो कहता है कि फॉर व्हाट x दिस पॉइंट डिवाइड्स A एंड B इन रेशियो 2:3 एक्सटर्नली। क्योंकि हमने फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए इसके डायरेक्टेड डिस्टेंस को रिवर्स करते हुए हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। हमने K1 की जगह 2 और K2 की जगह 3 पुट करना है। सेकेंडली, आपसे उसने x की वैल्यू पूछी है, तो जब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे x कोऑर्डिनेट के लिए तो देखिए K1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाली रेशियो से जो गिवन थी। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से -28, 13, तो हम इस रेशियो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए K1 की वैल्यू 2 है और पॉइंट्स में x1 की वैल्यू ये है। ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे पुट करने हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये आती है जो कि बराबर होना चाहिए -28 के। इस इक्वालिटी को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू 5 आती है। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो A और B, और इन दोनों पॉइंट्स का जो ज्वाइन है उसको एक और पॉइंट मिड से डिवाइड कर रहा हो तो इसकी रेशियो सेम बनती है। और जब आप रेशियो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर ये आता है। इस आंसर को हम किस तरह से याद करेंगे कि अगर हमें दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो दोनों के एब्सिसस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें और दोनों के ऑर्डिनेट्स को भी ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि मीडियंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, मीडियंस लाइंस होती हैं और ये ट्राइंगल की स्पेसिफिक लाइंस होती हैं। अगर हमें कोई ट्राइंगल गिवन हो, कोई भी ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स A, B और C हैं, तो मीडियन की लाइन फाइंड करने के लिए इसके वर्टेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। करना ये होता है कि इस वर्टेक्स को इसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तो मीडियन आता है। क्योंकि इसमें 3 वर्टिसेस हैं तो हमारे पास 3 मीडियंस आएंगे। एक मीडियन B वर्टेक्स से जनरेट होगा और एक C से जनरेट होगा। ये तीनों मीडियंस कंकरेंट भी होते हैं। तो ये देखें, यहाँ पॉइंट्स में इस चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो मीडियन कहलाती है। मैंने इसकी प्रॉपर्टी बता दी कि जो मीडियंस होते हैं ये कंकरेंट होते हैं, यानी कि मीडियन की जो 3 लाइंस होती हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और जिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं यानी जो इसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तीनों एब्सिसस को प्लस करके 3 पे डिवाइड कीजिए और तीनों ऑर्डिनेट्स को भी प्लस करके 3 पे डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। ये जो सेंट्रॉइड का पॉइंट है, ये देखिए, ये जो सेंट्रॉइड का पॉइंट है ये हर मीडियन को 2 और 1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये 2 बन जाएगा
और ये 1 बन जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा याद रखिए कि फ़र्ज़ करें हमें मीडियन की डेफिनेशन पता है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए मीडियन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मीडियन की लाइन किसी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करके हासिल होती है, तो हम मीडियन की लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, हम मीडियन के स्लोप भी बता सकते हैं। ऑल यू रिमेंबर इज टू डेफिनेशन ऑफ द मीडियन। अब ये देखिए, अगली डेफिनेशन आ रही है एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर में हम ये करते हैं कि जो ट्राइंगल हमें गिवन होती है उसके किसी भी वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को दरमियान से डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, ये एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। क्योंकि ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो तीनों वर्टिसेस से बनने वाले एंगल्स को हम दरमियान से कट करते हैं, तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स आते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे बताई जा रही हैं। वो कहता है कि इसके तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, इस फॉर्मूले में इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स x1, x2, x3 की वैल्यू तो आपको इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स के एब्सिसा से मिलेगी। y1, y2, y3 की वैल्यू आपको ऑर्डिनेट से मिल जाएगी। a, b और c ये डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको फाइंड करने के लिए आप a से b तक का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, b से c तक डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और c से a तक का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, I डिवाइड्स साइड AE इन रेशो B प्लस C रेशो A। देखिए, वर्टेक्स A से जब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये जो I इन सेंटर है जिस रेशो में इसको डिवाइड करता है वो B प्लस C रेशो A है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आपको अगर तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए साइड A, B और C की लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं। अगर वो आपसे कहता है कि इन सेंटर जो है इस एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो ए बी सी की वैल्यूज पुट करके वो रेशियो आप बता सकते हैं। आप इस तरह से याद रखिएगा कि अगर वर्टेक्स ए से बनने वाले एंगल बाइसेक्टर की रेशियो निकालनी है तो आपने इस ए डिस्टेंस को बाद में रखना है। अगर बी से बनने वाले एंगल बाइसेक्टर की रेशियो निकालनी है तो यहाँ पर बी आएगा और बाकी दोनों लेंथ जो ए और सी हैं वो यहाँ आएगी। और अगर वो कहता है कि वर्टेक्स सी से बनने वाले एंगल बाइसेक्टर की रेशियो बताइए, तो सी यहाँ आएगा और बाकी दोनों लेंस को आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है एंटी टेस्ट के लिहाज से। अगर आपसे एंगल बाइसेक्टर की वो रेशियो पूछे कि इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप उस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना फॉर्मूला जनरेट करेंगे। अगर वो वर्टेक्स ए की बात कर रहा है तो ए को बाद में लिखेंगे, पहले बी प्लस सी को लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर एक लाइन होती है जो एक साइड ए बी को मिड पॉइंट से कट करती है 90 के एंगल पर। इसी तरह से साइड बी सी को भी 90 के एंगल पर कट करने वाली लाइन भी राइट बाइसेक्टर कहलाती है, और ए सी के लिए भी इसी तरह से हम राइट बाइसेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करने के लिए भी हमें पॉइंट और स्लोप रिक्वायर्ड होती है। पॉइंट तो इस साइड के मिड पॉइंट से निकाला जा सकता है, जबकि स्लोप जो है वो भी दोनों पॉइंट्स को यूज करके निकाली जा सकती है, और इसकी जो स्लोप होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसके राइट बाइसेक्टर की स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जी, अब हम बात करेंगे आल्टीट्यूड्स पर। किसी भी ट्राइंगल के लिए आल्टीट्यूड भी एक लाइन होती है, और ये वो लाइन होती है जो किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर हम ड्रॉ करते हैं। फर्ज करें कि ए बी और सी ट्राइंगल में वर्टेक्स सी से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो पॉइंट डी पे मीट करता है, तो सी से डी तक की जो लाइन है ये इसके आल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से वर्टेक्स ए से जो आप आल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं वो साइड बी सी को 90 के एंगल पे मिलने वाली लाइन इसकी आल्टीट्यूड कहलाती है, और इस ट्राइंगल के लिए इसके 3 आल्टीट्यूड्स एग्जिस्ट करेंगे। ये तीनों आल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो होता है उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक नोट याद रखिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तमाम सेंटर्स जो एंड सेंटर है, सेंट्रॉइड है, ऑर्थो सेंटर है, ये सेम होते हैं। ये इतनी वेल बैलेंस ट्राइंगल होती है कि जब आप एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड करते हैं, राइट बाइसेक्टर्स फाइंड करते हैं, सरकम सेंटर फाइंड करते हैं, तो वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। इसकी अगली प्रॉपर्टी ये है कि इसके सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर ये तमाम कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब है कि ये तीनों जो है वो एक लाइन के अलोंग आ सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसमें इंड सेंटर शामिल नहीं होता। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। स्टूडेंट्स,
जब भी हम कोई कर्व पढ़ते हैं जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये कॉनिक्स हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इनके एलिमेंट्स को भी याद करते हैं, लेकिन जो कर्व हमें गिवन हो सॉल्व करने के लिए, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ एक्सिस का इस्तेमाल करते हुए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, ये हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। सपोज कीजिए कि हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया नए कोऑर्डिनेट में जिसके ऑर्डिनेट है के और इसका एब्सीसा है एच। अब जब हमने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, तो जब भी हम कोई पॉइंट पी मार्क करेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के लिहाज से और जनरेट होंगे और नए ओरिजिन के लिहाज से डिफरेंटली जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम इसके लिहाज से देखेंगे तो इसके एक्स और वाई डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम नए ओरिजिन के लिहाज से देखेंगे तो यहाँ से डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं कि नए और पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक रिलेशन जनरेट करते हैं। देखिए इस पॉइंट का एब्सीसा हमें ये बता रहा है कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने कवर किया है स्मॉल एक्स है। इस पॉइंट का एब्सीसा ये बता रहा है कि ओरिजिन से यहाँ तक पहुंचने के लिए ये डिस्टेंस कैपिटल एक्स कवर किया गया, और जो नया ओरिजिन है उसका एब्सीसा हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है कि ये डिस्टेंस जो है ये एच है। अब नोट कीजिए कि ये कैपिटल एक्स हो गया, ये स्मॉल एच हो गया। तो कैपिटल एक्स में जब आप एच प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्मॉल एक्स का। तो इसका मतलब है कि स्मॉल एक्स का फॉर्मूला बनता है कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई का फॉर्मूला बनता है कैपिटल वाई प्लस के। अब हमने इसको क्वेश्चन में यूज कैसे करना है, देखें यहां पर तीन पेयर्स आपको गिवन है। एक पॉइंट जो कि ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से है, एक पॉइंट है जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से है, एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट के हिसाब से है। हमें कोई से दो पेयर्स गिवन होंगे और तीसरा पेयर हमने फाइंड करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक पॉइंट है जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से 1,2 है और एक पॉइंट है जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से 3,4 है, तो आप ये बताइए कि ओरिजिन को कहां शिफ्ट किया गया था। यानी कि इस सवाल में आपसे एच और के की वैल्यूज पूछी जा रही हैं। अब आपने ये जो गिवन डाटा है इसको इस फॉर्मूला में पुट करना है। एक्स की जगह आप 1 पुट करेंगे और वाई की जगह आप 3 पुट करेंगे। इसी तरह से जो नया पॉइंट गिवन है कैपिटल एक्स की जगह आप 2 पुट करेंगे और कैपिटल वाई की जगह आप 4 पुट करेंगे और हमें वैल्यूज फाइंड करनी है एच और के की। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2 को इधर लेफ्ट साइड पे ले आए तो एच की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी और 4 को लेफ्ट साइड पर ले आए तो के की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे नए ओरिजिन के एच कोमा के लिए वो बन जाएंगे -1, -1। तो ये टॉपिक था ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का। अब हम अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां डिस्कस करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई कॉनिक पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में याद किए हुए हैं। लेकिन होता यह है कि सम टाइम्स हमें जो कॉनिक जिसके साथ हम डील कर रहे होते हैं वो रोटेटेड फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए कि एक एलिप्स मैं बना रहा हूं, ये एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लिए। अगर फर्ज करें कि एलिप्स रोटेटेड फॉर्म में आए इस तरह से, तो हमें अपने एक्सिस को रोटेट करना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सिस उसके साथ कंसाइड कर जाए। एक दफा फिर देखिए, एलिप्स को अगर रोटेटेड फॉर्म में आए तो हम अपने एक्सिस को रोटेट करेंगे ताकि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंसाइड कर जाए और फिर हम इसके एलिमेंट्स की वैल्यू बताते हैं। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में ये चीज मैटर करती है कि किस एंगल पे रोटेट किया जा रहा है ताकि हमारा एक्सिस उसके साथ कंसाइड हो जाए और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। वो एंगल हमें गिवन होगा जिस एंगल पे हमने रोटेशन परफॉर्म करनी है। इस एंगल पे रोटेशन करने के बाद जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट होगा उसको हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है और ये रिलेशन है जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम और ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिलेट करता है और इसमें जो एंगल इस्तेमाल हो रहा है वो थीटा। इसी तरह से आप नोट कीजिए कि यहाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज निकाली गई हैं और यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन किए गए हैं वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के इन टर्म ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई किए गए हैं। अब आप ये देखिए कि अगर आपको थीटा गिवन हो और ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन हो तो आप न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको एंगल गिवन हो और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन हो तो आप ओल्ड कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल इन फॉर्मूलाज को याद करने के लिए एक टेबल बताया गया है। इस टेबल में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखिए कॉस और साइन और नीचे इनके डेरिवेटिव्स लिख दीजिए। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब आपने इसको कैसे जनरेट करना है,
कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, कैपिटल वाई की वैल्यू होगी माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक्स की वैल्यू होगी कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और वाई की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब एक क्वेश्चन की मदद से देखते हैं कि जो हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस का टॉपिक पढ़ा है इसको अप्लाई कैसे करना है। ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन रेफर टू ओरिजिन -3, 1 एज ओरिजिन इज। स्टूडेंट्स, यहां पे कहा जा रहा है कि x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए आपने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है लेकिन इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है उस इक्वेशन में जहां वर्टेक्स ओरिजिन पर हो। ऐसा करने के लिए हम इसको इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए जो नया ओरिजिन उसने आपको दिया है, यहां से आपको h की वैल्यू -3 मिल रही है और k की वैल्यू 1 मिल रही है। h और k की इन वैल्यूज को आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो देखिए h की जगह मैंने -3 पुट किया और k की जगह मैंने 1 पुट किया। -3 और 1 पुट करने से स्मॉल x और स्मॉल y की जो वैल्यूज आ रही हैं, अब इन वैल्यूज को हमने इसमें पुट करना है ताकि ये रिड्यूस हो जाए नए ओरिजिन में और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। अब जब हम ये शिफ्टिंग करेंगे तो स्मॉल x की वैल्यू हमने इधर पुट करनी है और स्मॉल y की वैल्यूज y की जगह पुट करनी है और स्क्वायर्स ओपन कर देने हैं। ये वैल्यूज पुट करके दिखाई गई हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x आएगा। ये ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 6x माइनस 18 आ जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन करके -8y माइनस 8 प्लस 17 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। आप देखिए -6x प्लस 6x कैंसिल हो जाएगा। कॉन्स्टेंट्स 9 माइनस 18 माइनस 8 प्लस 17 ये भी बैलेंस हो रहे हैं और 0 हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचा -8y इक्वल टू 0। तो ये इसकी ट्रांसलेशन का आंसर आया और आपने देखा कि ये पैराबोला जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इस ओरिजिन पे शिफ्ट करने के बाद ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। हमने एनालिटिक ज्योमेट्री में ये सीखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं। फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल और फिक्स्ड वर्टिकल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जनरेट करती है। जब भी इस प्लेन पर या स्ट्रेट सरफेस पर हम कोई पॉइंट मार्क करते हैं तो ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन क्या हो सकती है, चारों कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई में क्या रिलेशंस होते हैं, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने ये देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए किसी भी रेक्टिलिनियर फिगर, चाहे वो 3 साइडेड हो या 4 साइडेड हो, हम उसकी शेप के बारे में बता सकते हैं, हम उसकी नेचर के बारे में बता सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने के बाद हमने रेशियो फॉर्मूले पे बात की। रेशियो फॉर्मूला हमारी हेल्प करता है कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, उनको ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उस लाइन के इन बिटवीन कहीं भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो हम लेफ्ट और राइट की रेशियो का इस्तेमाल करते हुए उसको फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट में स्टूडेंट्स हमने ये सीखा कि ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ एक्सिस को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट टाइम हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि लाइंस की इक्वेशंस कैसे फाइंड करनी है, लाइंस की स्लोप्स कैसे फाइंड की जा सकती हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।